मोशन। ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का यूज इसमें भी होगा, इसका यूज आगे बहुत सारे चैप्टरों में होने वाला है, रोटेशन में, फिर आगे 12th वाले चैप्टरों में, और भी बहुत सारी जगह पर हम देखेंगे कि ये वाले मोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उनमें से कई चीजों को अपन इस टाइप के मोशन करते हुए देखते हैं। पंखा घूम रहा है, इसकी जो ब्लेड्स हैं, इनके ब्लेड पे कोई एक पार्टिकल ले लिया जाए, इट इज मूविंग इन सर्कल, उसके डिस्टेंस फिक्स है, बीच वाले पॉइंट से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये पंखा चलाएंगे, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। बहुत सारी चीजें, अब ये एसी चलाएंगे, इसके अंदर मोटर घूम रही होगी, वो सर्कुलर, उसके कोई पॉइंट लोग वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। साइकिल पे बैठ के आते हो सब लोग, तो मोटरसाइकिल पे कोई स्कूटी गाड़ी क्या है, इस पे बैठ के आते हैं, तो उसमें भी पहिए होते हैं, अंदर भी घूमने वाली चीजें होती हैं। तो बहुत सारी जगह पे ऐसी चीजें लगाते हैं जो कि सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करती है। और छोटे से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज तक के अंदर ये मोशन इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रॉम द एटम, बोर्स मॉडल में सबने पढ़ा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, सर्किल में चक्कर काट रहा है। तो इस बोर्ड के अंदर भले अपने को कोई मोशन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस बोर्ड के अंदर खूब सारे एटम बैठे हुए हैं, और उन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई भी सामान ले लो उनके अंदर, हालांकि फिर आगे बढ़ेंगे तो वो चेंज हो जाता है मॉडल, है ना, वो वेव मॉडल बन जाता है, इलेक्ट्रिकल बन जाता है, बोर मॉडल के साथ सब ये सर्किल में घूम रहा है। छोटी से छोटी चीज एटम, बड़ी से बड़ी चीज यूनिवर्स, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर काट रहा है, पृथ्वी सूरज की चक्कर काट रही है, इनका पाथ नियरली सर्कुलर है। फिर यहाँ से बना के सैटेलाइट भेजते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, और हमें खूब सारे तरह के वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बहुत सारी चीजें उनसे संचालित होती है। देयर इज अ सर्कुलर मोशन। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ये सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट कर रही है, और हमें किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में, हमारा जीवन मतलब चीजों का एग्जिस्टेंस तो है ही सर्कुलर मोशन की वजह से, क्योंकि वो एटम में सर्कुलर मोशन हो रहा है, एग्जिस्टेंस तो है ही, लेकिन हमारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करने के अंदर भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। घड़ी के अंदर कांटे घूम रहे हैं, इसके अंदर लगी हुई मशीन सेल से चल रही है, वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो ऐसी कितनी जगह है जहाँ पे हम सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स, हम चाहे कहीं भी बैठे हो, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे ऐसी चीज हो रही है जहाँ पे सर्कुलर मोशन होती है। तो इसके और अगर जैसे अपन जो इंसान का डेवलपमेंट हुआ पुराने जमाने से लेकर के आज तक, तो उसमें जो सबसे बड़ी डिस्कवरी जिसको माना जाता है, पहिए को माना जाता है, पहिया, है ना, उस पहिया गोल गोल घूम के गाड़ियों को आगे ले जाता है, उसको घूमता रहता है। चाहे वो देखो ना, कोई सी गाड़ी देखो, कोई सी गाड़ी का नाम ले लो, रॉकेट को छोड़ दो, रॉकेट में पहिए नहीं होते, लेकिन उसके अंदर लगे रहते हैं, मशीनें घूमती है उसके अंदर। कोई सी भी चीज ले लो, ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिसके अंदर पहिया नहीं काम खा रहा होगा। ट्रेन ले लो, रेलगाड़ी ले लो, और कुछ भी, एनीथिंग यू इमेजिन, देयर विल बी पहिया। बोर्ड में पहिया नहीं होता, उसमें हाथ घूमते हैं ना, हाथ यूं घूमते यूं करते नहीं घूमते, लेकिन बिना घुमाए चला लो उसको करके, फिर ये कहीं ना कहीं तो उसका रोल है, वो एग्जैक्टली मुझे सर्कुलर नहीं हो, पर वो जो घूमने वाला जो कंसेप्ट है ना, वो तो उसमें है। बोर्ड में भी वो हाथ वाले में भले चलो नहीं हो, लेकिन कौन चलाता है हाथ की बोट है, ज्यादातर तो लोग यूं ही चलाते हैं, मोटर रहती है उसके अंदर, मोटर यूं घूमेगी। तो ये सर्कुलर मोशन का बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि वो चीज वहीं की रहती है, वो बस बाकी चीज को चला देती है, और जब पंखा वहीं रहेगा, ज्यादा ज्यादा कहीं इधर उधर नहीं जा रहा, वहीं का वहीं, लेकिन वहीं के वहीं रहता है मोशन उसके अंदर, और उसकी मोशन का फायदा उठाते हैं। हवा घूम रही है, हवा चल रही है ना, अगर में जूस बनाना है तो घुमा लेते हैं, मिक्सी में घुमाते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट, कहीं भी स्पीड चाहिए काम करने में, तो बस गोल गोल घूमो, है ना, उसका यूज करो, घुमाओ, मोशन का, है ना, जल्दी से काम करता है उससे। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल बताए ताकि
हमारा ध्यान पड़े यूनिट 3 जगह में सर्कुलर मोशन चल रहा है। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें इस चैप्टर में दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स पार्ट के अंदर वो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और कुछ पुरानी चीजें और कुछ नई चीजें जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी, वो इसमें कुछ नई चीजें भी आएंगी। फिर उसके बाद में डायनामिक्स, तो ये काइनेमेटिक्स पार्ट हो गया, उसके बाद में डायनामिक्स चालू होगा। इसके अंदर वही फोर्स की इक्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब चीजें हम इसमें लगाएंगे। तो we will start with the definition of circular motion. तो मैं चाहता हूँ हम लोग खुद ही बताओ इसकी डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? हाँ बताओ। If a point moves in such a way that its distance from a fixed point remains constant, then the point is simply moving in circular motion. Okay. किसी को कुछ चेंज करना है इसके अंदर, कुछ बड़ा कुछ संशोधन करना है, कुछ बताना है इसके अंदर कि सर ये वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये चीज और आनी चाहिए, तो कितने बच्चे सही मान रहे हैं डेफिनेशन? भाई सदाव ने देना है तो सही मानो। अरे कुछ बच्चे सोच रहे हैं सुधार निकालने, ठीक है चलो एक बच्चे ने मान लिया, बोलो नई डेफिनेशन बोलो। हाँ point moves in such a way in a plane, if in a plane the point moves in such a way that its distance from its fixed point remains same, then it is circular moving in circular motion. ओके बड़ा Simple pendulum की circular motion. वो तो एग्जांपल डेफिनेशन चाहिए, एग्जांपल होगा ना कि कैसे Definition पे गलत होगा। क्यों? सिंपल पेंडुलम प्लेन में तो घूमता है, डिस्टेंस फिक्स रहती है। हाँ भले वो थोड़ी देर ही चला, लेकिन जितनी देर भी चला तो सर्किल में चला, सर्किल का पार्ट है, उसमें सर्किल के सारे फॉर्मूले लगे। सर्कुलर मोशन होने के लिए कोई जरूरी नहीं है सर्किल पूरा ही हो, जितनी देर तक चला वो सर्किल में चला। हाँ सर जैसे अगर एक पॉइंट है वो रेस्ट पर है और दूसरा पॉइंट है वो सर्कुलर मोशन में आ रहा है, तो सर ऐसे तो उसके रेस्पेक्ट में ए भी सर्कुलर मोशन में आ गया, करने दो क्या बोलेंगे, वो थोड़ी पॉइंट भी घूम रहा है, घूम रहा है कि उसके रिलेटिव तो घूम रहा है, तो उसके रिलेटिव बोलेंगे सर्कुलर मोशन तो रिलेटिव ही होती है, चाहे कोई सी भी हो। बट अब इसके डेफिनेशन में एक ही पॉइंट की खराबी है, वो है फिक्स पॉइंट, वो मूविंग भी हो सकता है। जैसे जब साइकिल का पहिया चल रहा होता है तो उसका सेंटर जमीन के रिलेटिव चल रहा है, लेकिन सेंटर के रिलेटिव तो बाकी सब सर्किल घूम रहे हैं, तो इट कैन बी मूविंग पॉइंट आल्सो अराउंड व्हिच द मोशन इज सर्कुलर। अब डेफिनेशन लिखो इसकी। A particle P moves around a point Q in a plane such that its distance from Q remains constant with time. Then the motion of P is circular with respect to Q. Then Q is center of the circular path. The Q is the center of circle and distance PQ is the radius of the circle. इसका रेडियस भी डिफाइन हो गई है, सेंटर डिफाइन हो गया है। डेफिनेशन इसलिए पता होनी चाहिए कि कई बार ऐसे सिचुएशन भी आने वाली है, मतलब इसकी डेफिनेशन ये नहीं बोलेंगे हम कि अगर एक पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। डिस्टेंस फिक्स है, एक प्लेन में मोशन हो रही है,
बस यू विल सी लेटर ऑन इन फिजिक्स एग्जांपल्स दैट हमें कई सर्किल नजर नहीं आ रहा है और हम कह रहे हैं सर्कुलर मोशन होगी, ऐसा नहीं होगा। सर्किल दिख रहा है हमको, लेकिन डेफिनेशन फॉलो हो रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फिक्स है और इसकी मोशन फॉर्म सर्कुलर वो है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। प्लेन भी बोलना पड़ेगा, अदरवाइज तो स्फीयर में भी हो सकता है। मान लीजिए स्फीयर में कोई चीज चल रही है तो उसके डिस्टेंस तो सेंटर से फिक्स है, लेकिन स्फीयर को तो किसी को ऊपर तरीके जा सकता है, यूं कैसे भी जा रहा है उसके ऊपर, तो वो मोशन सर्कुलर थोड़ी बोलेंगे। तो वो ये डिस्टेंस कांस्टेंट और प्लेन में होना चाहिए, ये इसकी खास बात है। मैंने इसमें वो भी बोला है अराउंड द पार्टिकल, है ना, वो भी जरूरी है कि उसके चारों तरफ घूम रहा है। नहीं तो पता लगा कि एक पी पॉइंटर एक क्यू है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं बराबर वेलोसिटी से, डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, तो डिस्टेंस फिक्स हो गई, क्या उसको सर्कुलर मोशन नहीं कहेंगे, उसके अराउंड घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है कि डिस्टेंस की फिक्स रहती है। चलो, तो एग्जांपल्स आर सो मेनी। यहाँ पे पहिया ले लेते हैं, इसको फिक्स कर दिया, तो ये जब इसके चारों तरफ घूमेगा तो ये पॉइंट सर्किल में घूम रहा है, ये पॉइंट सर्किल में घूम रहा है, ये पॉइंट सर्किल में घूम रहा है। रस्सी से बांध दो किसी पार्टिकल को, है ना, रस्सी से बांध दिया है, ये पार्टिकल मान लीजिए ऐसे ऐसे घूम रहा है वर्टिकल प्लेट में, ये सर्किल में घूम रहा है, इसके डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ से डिस्टेंस फिक्स है, बोल देंगे कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये लेंथ की उसकी रेडियस है, यहाँ पे ये रेडियस है इसकी। पंखा है, मान लीजिए ये पंखे की 3 ब्लेड्स हैं, ये पंखा घूम रहा है ऐसे एरो दिखा के तो बताता है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ये पार्टिकल है P1, ये पार्टिकल है P2, ये पार्टिकल है P3, इन सबका सेंटर यहाँ पे है, लेकिन ये अलग-अलग रेडियस के सर्किल में घूम रहे हैं। P3 घूम रहा है, ये P3 इतने रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, ये P1 इतने रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, ये P2 इतने रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, जैसे ये घूमते रहेंगे। सर्कुलर पाथ है इनका। अब इसकी जो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स है, अभी जैसे मैंने बोला कि एक एग्जांपल दिया था ना, कि ऐसा भी केस हो सकता है जहां पे हमें कई सर्किल नहीं दिख रहा है लेकिन मोशन सर्कुलर होगा। जैसे ये देखो, मान लीजिए A है, ये B है, ये लेंथ A है, एक ऐसे तार लटका रखा है मैंने, एक रोड है और उस रोड में से एक छल्ला जोड़ रखा है और ये एक बांस यहाँ पर, एक यहाँ पे है। अब मान लो मैंने B को वेलोसिटी दी या इसको इधर से छोड़ा, यूं छोड़ा, वो नीचे आएगा, इस पर टेंशन लगेगी तो उधर जाएगा, तो इनकी मोशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। बट इसके रेस्पेक्ट में इसकी मोशन सर्कुलर ही होगी, क्योंकि यहाँ से अंदर की डिस्टेंस फिक्स है। As long as the string has tension, रस्सी ढीली नहीं हो रही, ढीली होने के बाद गड़बड़ हो जाएगी। रस्सी टाइट है, यहाँ से अंदर की डिस्टेंस L होगी, L रहेगी और उस सर्किल में होगा। ये तो है रोड, इस रोड में फिर होगी हमने छोटी सी रिंग, तो ये रिंग यूं चल सकती है, ये है ना, इसमें चलना पड़ेगा, ये यूं जा सकती है, तो ये ऐसे ऐसे चल सकती है। अब ये मान लो मैं इसको इधर ले जाके छोड़ता हूँ, यहाँ से छोड़ गया तो ये नीचे आया और ये रस्सी में टेंशन आएगी, तो ये टेंशन के कारण ये उधर जाएगा, तो ये इधर आ रहा होगा, वो उधर जा रहा होगा, तो इसकी डिस्टेंस भले ही जमीन पे किसी पॉइंट से कांस्टेंट हो या नहीं हो, लेकिन इसकी डिस्टेंस यहाँ से तो फिक्स है ना, यहाँ से फिक्स है उसकी, तो इसके रेस्पेक्ट में उसका पाथ सर्कुलर होता है, इसके रिलेटिव वो सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, ये है उसका मीनिंग। तो अपन देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ सिचुएशंस हम लोग एनकाउंटर करेंगे, इसलिए हम लोग डेफिनेशन देखनी चाहिए कि भाई कई बार तो कुछ सर्कल दिख जाएगा, कई बार नहीं होगा, तो हम ऐसे उसको पहचान करेंगे। और इसमें काइनेमेटिक्स वाली बात करते हैं, तो जब कोई चीज सर्किल में घूमेगी, ये मान लो x एक्सिस है, ये से y एक्सिस है, पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, तो जब पार्टिकल ऐसे सर्किल में घूम रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, मान लो यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे जा रहा है, तो क्या बदल रहा है इसका? पोजीशन वेक्टर बदल रहा है।
मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। अगर मैं इसको ओरिजिन लेता हूं तो जब ये यहाँ पे तो भी इसकी उतनी डिस्टेंस है, जब ये यहाँ पे तो भी इसकी उतनी डिस्टेंस है, जब यहाँ है तब भी उतनी डिस्टेंस है, और जब यहाँ है तब भी उतनी डिस्टेंस है, और जब यहाँ है तब भी उतनी डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो हमेशा वही है, लेकिन इसका वेक्टर बदल रहा है। जब ये यहाँ है ना तो इसका पोजीशन वेक्टर ये, जब यहाँ है तो पोजीशन वेक्टर यहाँ, जब यहाँ है तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे। तो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अपन देख सकते हैं कि अगर इस पोजीशन वेक्टर का एंगल इस x एक्सिस के साथ थीटा बन रहा है तो ये थीटा चेंज हो रहा है ना, ये इसका थीटा बदल रहा है, रोटेट हो रहा है, r वेक्टर रोटेट हो रहा है। अपन बोलने में कई बार बोलते हैं पार्टिकल रोटेट हो रहा है, पार्टिकल भी रोटेट हो, पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्पेस में रोटेट हो रहा है यूनिवर्स। तो इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी के बारे में तो हम जानते ही, कोई पार्टिकल किसी भी पाथ पे जा रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन उस पाथ के टेंजेंटली अलाउ होता है, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी बतानी है तो इस r वेक्टर के साथ ये वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी बतानी तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है इसके साथ, यहाँ वेलोसिटी बतानी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। सो देयर इज समथिंग, कुछ नया इसके अंदर आने वाला है, एंगल के बदलने के रेट, एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो जो एंगल में चेंज होने की रेट होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ पोजीशन वेक्टर with respect to a reference line is equal to d theta by dt। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम है एंगुलर स्पीड। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, ये एंगुलर स्पीड। कोई ना कोई कहीं से भी रेफरेंस लाइन बना के उसके साथ इसका एंगल नापेंगे, इस r वेक्टर का एंगल चेंज हो रहा है, ये d थीटा बाय dt। इसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड बोलते हैं। और जब टोटल एंगल ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये वाली तो है इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू d थीटा बाय dt। एवरेज एंगुलर स्पीड इक्वल टू एवरेज ओमेगा से लिखेंगे इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। हो सकता है एंगल के बदलने की रेट अलग-अलग हो, कभी जल्दी-जल्दी बदल रहा है, कभी धीरे-धीरे बदल रहा है, तो उसके एंगल के बदलने की रेटें अलग-अलग टाइप की हो सकती हैं। ओमेगा इक्वल टू d थीटा बाय dt, एवरेज ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा। कि जैसे मान लो यहां से यहां तक चला गया तो 90 डिग्री से घूमा, अब हो सकता है शुरू का 45 अलग टाइम में गया हो, बाद का 45 अलग टाइम में गया हो, लेकिन ओवरऑल जो इसका एवरेज ओमेगा हो तो पाई बाय 2 अपॉन टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। सो ये जस्ट इसकी एक डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज नॉन एंगुलर स्पीड। इस एंगुलर स्पीड का रिलेशन स्पीड से होता है। जो स्पीड होती है पार्टिकल की वो होती है ds by dt। आई एम नॉट राइटिंग वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड v बराबर ds by dt। ds क्या है? मान लीजिए ये पार्टिकल यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ये है ds, डिस्टेंस ट्रेवल है ना। ये थीटा है, ये d थीटा है, ये t टाइम है, ये t प्लस dt टाइम है। तो t टाइम से t प्लस dt टाइम में इस पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल की ds, और यहां से तक जाने इसका एंगल बदला dt, d थीटा। तो अब इसमें इसको ओमेगा से रिलेट करता हूं, v बराबर ds by dt। ds को लिख सकता हूं r d थीटा अपॉन dt, क्या है r into ओमेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है सर्कुलर मोशन के अंदर, v बराबर ओमेगा। और ये v और ओमेगा इंस्टेंटेनियस है क्योंकि अपन ने उस डिफरेंशिएशन से इसको निकाला है। तो सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल का किसी इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है और उस इंस्टेंट पे जो उसकी एंगुलर स्पीड होती है उसमें v इक्वल टू ओमेगा r।
ये रिलेशन है, ये जनरल रिलेशन है, इसमें कोई असम्पशन नहीं, कोई कंडीशन कुछ नहीं, बस v बराबर ये होता है, v इक्वल टू ओमेगा। अपने ओमेगा दे रखा है, v निकाल तो v दे रखा है, ओमेगा निकाल लो, उस काम में आया। अब इसके बाद में इसमें आता है दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसकी डेफिनेशन है स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड से अगर पार्टिकल चल रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये इसका अब अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर उसका ओमेगा भी कांस्टेंट है। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अपन उसको 2 पाई बाय t भी लिख सकते हैं, where t is the time period। मान लीजिए उसको एक चक्कर काटने में t समय लगता है, कैपिटल T, एक चक्कर काटने में कैपिटल T टाइम लगा, हर चक्कर वो अपने टाइम लेता रहेगा क्योंकि उसका फिक्स्ड टाइम। और जब कांस्टेंट होगी ना स्पीड, जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसकी एवरेज वैल्यू भी वही होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी वही होती है ना। तो एवरेज वैल्यू क्या है, एक पूरे चक्कर में कितना एंगल्स घूम गया, 2 पाई, कितने टाइम में घूमा, t में, 2 पाई बाय t इसकी एवरेज एंगुलर स्पीड है, यही इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, क्योंकि कांस्टेंट है तो वही एवरेज है, वही इंस्टेंटेनियस होगी। इसी को हम 2 पाई f भी लिख सकते हैं, 1 by t is equal to f। f is frequency of revolution, इतनी फ्रीक्वेंसी उसकी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड है बेसिकली, और t उसका टाइम पीरियड होगा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय t, ये फॉर्मूला ओनली इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफाइन होगा। जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें ये डिफाइन नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसमें ओमेगा ही बदल रहा है हर समय। तो जब ओमेगा बदल रहा है तो ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट ही नहीं है, जबकि इससे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो वो फिर वहां पे नहीं लगेगा। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, ये वाली चीज इसके बराबर होगी केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। जैसे मान लो घड़ी की सुई है, तो जो मिनट वाली सुई है, जो सबसे बड़ी वाली सुई होती है, लंबी वाली, है ना, उसके कोने की स्पीड निकालनी है अपने को, तो हमको मालूम है एक चक्कर करने में कितना टाइम लगता है, 60 सेकंड, है ना, 60 सेकंड लगेगा। उसकी ओमेगा बतानी है, घड़ी की सबसे बड़ी वाली सुई की ओमेगा बताओ, तो वो ओमेगा बराबर 2 पाई बाय 60 सेकंड, पाई बाय 30, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ये इसकी, क्योंकि एंगल को रेडियन में नापते हैं, रेडियन पर सेकंड। अच्छा, कभी कभार तुमको ये भी देखने को मिलेगा आरपीएस, आरपीएम। जो आरपीएस है ना, ये तो होता है रेडियन नहीं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। और जो ये आरपीएम होता है वो होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये कभी कभार क्वेश्चन में दिया होता है, जनरली पंखे की स्पीड, ये बड़ी बड़ी मोटरें होती है ना, उनकी घूमने की स्पीड आरपीएम में दी होती है, 3000 आरपीएम etc. ऐसे दिया होता है। ये ओमेगा हो गया कि स्पीड हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वास्तव में, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ इसकी स्पीड का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। आर कांस्टेंट है, आर नहीं चेंज हो रहा है। और अगर तुमको रिलेटिव में याद आ रहा हो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है तो डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है तो डिस्टेंस बढ़ती है। यहाँ पर क्या है, इसके बीच में डिस्टेंस फिक्स क्यों है, क्योंकि इसके साथ तो इधर की तरफ स्पीड है और नहीं उधर की तरफ वेलोसिटी है ही नहीं, ना तो अप्रोच वेलोसिटी और ना ही सेपरेट होने वाली वेलोसिटी। देयर इज ओनली रिलेटिव वेलोसिटी, इसके रिलेटिव में वेलोसिटी है लेकिन पास आने के दूर जाने की नहीं। ओके, ये भी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा फिर एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है तो एक्सेलरेशन है। इसमें v कांस्टेंट है, बट
v vector is not a constant, so there should be acceleration होना चाहिए इसके अंदर। इस acceleration को समझने के, निकालने के मैथमेटिकल तरीके भी हैं और फिजिकल अंडरस्टैंडिंग भी है। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो तो बढ़ाया और वेलोसिटी के अपोजिट हो तो घटाया। ना तो यहाँ बढ़ रही और ना यहाँ पे घट रही है, तो फिर किधर होना चाहिए? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एकदम बहुत ही सिंपल लॉजिक से हमने बता दिया है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो हुई, सेंटर की तरफ और भाग की तरफ, तो सेंटर की तरफ होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी किधर आ गई, यूं है ना, तो यूं हो गई, तो तभी हो सकती है जब इधर की तरफ उसका एक्सेलरेशन हो। बहुत ही साधारण सिंपल से लॉजिक से हमने बता दिया कि इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। चूंकि ये सेंटर की तरफ है इसलिए इसको बोलते हैं, इसकी मैंने लिख दिया इसका, इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसलिए इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। अब इसके मैग्नीट्यूड की बारी आती है। किसी भी जगह पे ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और सेंटर के डायरेक्शन में होगा, इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए इसको सेंट्रीपेटल, रेडियल, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये सारी बातें इसके लिए बोला। नाउ वैल्यू निकालनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अभी मैं तुमको एक तरीका बताता हूं जो आप ज्यादा सरल है ग्रास्प करने के साथ साथ अगली क्लास में फिर इसको थोड़ा और तरीके से बताऊंगा। अभी सीधा सीधा तरीका ये है कि मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ है, ये थीटा एंगल है, ये 0 है, ये r है, नहीं ये पार्टिकल यहाँ है किसी टाइम t पर, ठीक। उस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा r इज इक्वल टू जो पोजीशन वेक्टर है वो हो गया r इक्वल टू r cos थीटा i के प्लस r sin थीटा j के। r cos थीटा i के प्लस r sin थीटा j के। वेलोसिटी क्या होगी? dr by dt इक्वल टू माइनस r sin थीटा d थीटा by dt i के प्लस r cos थीटा d थीटा by dt j के। ये v बराबर dr by dt माइनस r sin थीटा d थीटा by dt i के प्लस r cos थीटा d थीटा by dt j। d थीटा by dt ओमेगा है ना, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा r कॉमन ले लिया माइनस sin थीटा i के प्लस cos थीटा j के। ये वैसे वेलोसिटी भी आ गई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी आ गया, इस ब्रैकेट का मैग्नीट्यूड तो 1 है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ओमेगा r है जो हम पहले निकाल चुके हैं। हमारा एम ये नहीं है, हमारा अल्टीमेट एम तो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होगा? dv वेक्टर बाय dt, तो dv वेक्टर बाय dt क्या है? अब देखो ओमेगा कांस्टेंट था, वहां तक तुमको नहीं कहना पड़ेगा ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इसके आगे बोल रहे हैं तो ओमेगा कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, नहीं तो उसको यहाँ क्या है sin का cos बन जाएगा माइनस cos थीटा फिर d थीटा बाय dt आएगा i के, और इसका बनेगा माइनस sin थीटा d थीटा बाय dt j के। व्हाट इज दिस? माइनस बाहर निकाल लो और d थीटा बाय dt फिर ओमेगा हो गया, उसको फिर बाहर निकाल लो, क्या रिजल्ट आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा i के प्लस sin थीटा j के। अब देखो ये जो ये वाली क्वांटिटी है ना, ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है,
इसको मैं r के लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर, है कि नहीं? यूनिट वेक्टर r वेक्टर की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 1 है इसका, तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? ये तो पॉजिटिव चीज है, इसकी डायरेक्शन आ रही है r वेक्टर के अपोजिट, यानी कि सेंटर की तरफ। r वेक्टर तो उसका सेंटर से ही बनेगा, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ। हमने एक बार मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, जिसको हमने फिजिकली समझ में लिया था। तो इसको सेंटर वेक्टर एक्सेलरेशन बोलेंगे। v स्क्वायर बाय ये इसका सेंटर वेक्टर एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर बाय r वेक्टर, v वेक्टर, a वेक्टर एंड ac। तो ये याद करने हैं उनको फॉर्मूले। तो नए फॉर्मूले क्या क्या है इस चैप्टर में? v इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज टू बाय t, सेंटर वेक्टर एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, ओमेगा स्क्वायर ऐसे इसको प्लेस करें। चलो फिर इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स और सब चीजें पढ़ेंगे।